Good morning to all of you. Welcome to my channel मधु राणा केमिस्ट्री वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल कि किस तरीके से रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। उन्होंने बताया कि प्रोटॉन आपके कहाँ सिचुएटेड होते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं अराउंड टू न्यूक्लियस। आप कुछ ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड के। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक क्या थे आपके, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो हेडिंग लिख दीजिए, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ओके, अब रदरफोर्ड मॉडल्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। उनके ड्रॉबैक्स थे कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं रिप्रेजेंट कर पाए, उसको नहीं डिस्क्राइब कर पाए। सबसे पहले होता क्या है, उन्होंने ये चीज तो आपकी कंफर्म कर ली, बता दिया कि आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड न्यूक्लियस के अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। लेकिन कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल आपका अगर एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है, तो ऑफकोर्स वो कोई ना कोई एनर्जी को रेडिएट करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रिवॉल्व होते होते थक जाएगा और न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में घूमते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपनी एनर्जी को, सारी एनर्जी लूज करने के बाद जो आपका न्यूक्लियस है उसमें क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और वहां आपका एटम कोलैप्स हो जाएगा और एटम की एग्जिस्टेंस या फिर एटम की जो आपकी अस्तित्व है वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली आपका ऐसा होता नहीं है। तो ये चीजें, अब ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। रदरफोर्ड मॉडल का जो पहला ड्रॉबैक्स था वो ये था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, आप लोग नोट करोगे साथ साथ, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये एटम की स्टेबिलिटी को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाया, ये नहीं बता पाया कि एटम आपका स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, किस तरीके से ये अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। इस चीज को आपका रदरफोर्ड का मॉडल डिफाइन नहीं कर पाया है। सेकंड थिंग ये क्या नहीं बता पाया कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है या फिर सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं वो किस तरीके से एनर्जी, कितनी एनर्जी कंटेन करते हैं, कितनी एनर्जी वो रिलीज करते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मेजर ड्रॉबैक्स आपके रदरफोर्ड के, ऐसे नहीं है कि इनका पूरा मॉडल फेल था, जी नहीं, इन्होंने बहुत सारी चीजें हमारे लिए बेनिफिशियल बताई। सबसे पहले तो इन्होंने प्रोटॉन कौन सा चार्ज कंटेन करता है, प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में और प्रोटॉन कहाँ सिचुएटेड होता है, इस चीज को एक्सप्लेन करा। सेकेंड थिंग, लेकिन इनके कुछ आपकी डिमेरिट्स थी, कुछ कमियां थी इनके मॉडल में और सबसे बड़ी कमी थी कि ये आपके एटम की एग्जिस्टेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये चीज नहीं बता पाए कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका घूमता जा रहा है तो घूमने के बाद वो कोई ना कोई एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा और एनर्जी रिलीज करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये आपके न्यूक्लियस में आकर के गिर जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की, अब फिजिक्स की अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करते हो तो वो भी कहता है कि अगर कोई भी एक्सीलरेटेड यानी कि घूमता हुआ पार्टिकल है तो वो एनर्जी रिलीज करता है और एक टाइम ऐसा आता है घूमने के बाद वो आपका थक करके कहीं गिर जाता है, सेंटर में गिर जाता है। तो ये चीजें आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड का मॉडल। तो ये मेजर ड्रॉबैक्स थे किसके, रदरफोर्ड मॉडल के। अब आपका जो एटम का स्ट्रक्चर या फिर एटम की जो स्टेबिलिटी के बारे में आपका एक साइंटिस्ट आपके आए जो आपके थे नील्स बोर।
अब जो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई डिफाइन कर पाया तो वो थे आपके नील्स बोर। अब हम पढ़ेंगे नील्स बोहर मॉडल या फिर नील्स बोहर थ्योरी जिसको आप कहते हो। तो अब नील्स बोहर ने क्या कहा कि आपके न्यूक्लियस में आपके प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन आपके सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इन्होंने इस चीज के सबसे पहला जो पोस्टुलेट या फिर सबसे पहला जो पॉइंट दिया नील्स बोहर ने, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, एंड दीज सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट्स। और जो ये सर्कुलर पाथ है आपके, इनको आप कहते हो ऑर्बिट्स या शेल्स। ये जो आपके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उस पाथ का एक स्पेसिफिक नेम दिया गया और वो स्पेसिफिक नेम था आपका ऑर्बिट्स और शेल्स। थर्ड पॉइंट आपके रदरफोर्ड ने क्या डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन आपके सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, उनके पास एक फिक्स एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन have a fixed energy when it revolve around न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियस के अराउंड आपके सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास आपकी क्या होती है, एक फिक्स एनर्जी होती है। और कितनी फिक्स एनर्जी होती है ये चीजें आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अभी आपको ये नोट करना है कि इनके पास आपकी एक फिक्स एनर्जी होती है। अब जो ये शेल है, हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनको आप इन सर्कुलर पाथ को आप शेल कहते हो, और इन शेल को डेजिग्नेट करते हैं या फिर इन शेल को किस सिंबल से डेजिग्नेट करते हैं। जैसे फर्स्ट शेल को आप के, सेकेंड शेल को एल एंड थर्ड शेल को एम, और उसी तरीके से आप एन ओ पी जितने भी आपकी शेल प्रेजेंट होती हैं किसी भी एटम में, उनको इस तरीके से डेजिग्नेट करते हो। Shell designated by K, L, M, N सिंबल। इन सिंबल से हम क्या कर सकते हैं, इनको डेजिग्नेट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर दीजिए। अब इसके बाद आपका क्या होगा, ये सारी चीजें आपके नील्स बोहर ने डिस्कस कर ली, और ये चीजें डिस्कस करने के बाद अब उन्होंने क्या बताया, अब ये चीजें भी हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व कर रहे हैं उनमें फिक्स एनर्जी होती है, लेकिन कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी शेल में, वो चीज भी डिस्कस करी आपने आपके बोहर ने। तो बोहर ने क्या कहा कि शेल्स कंटेन fixed number of इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो शेल्स होती हैं उनमें फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट शेल में फिक्स नंबर के इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में फिक्स नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्ड शेल में आपके फिक्स नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, और फोर्थ शेल में आपके फिक्स नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको कैसे आप डिस्क्राइब करते हो या फिर किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, वो फॉर्मूला है आपका 2n²। 2n² इज अ बोर वेरी स्कीम। इसके
इसको अप्लाई करने के बाद, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस चीज को आप इजिली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो या फिर डिफाइन कर सकते हो बिहाफ टू दिस फॉर्मूला। आप देखिए, सपोज आपने क्या करना है, ये फर्स्ट शेल है एंड यहाँ आपका होता है नंबर ऑफ शेल, यानी कि जिस भी शेल्स में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं उस नंबर ऑफ शेल को आप लिख देते हो। सपोज आपने फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल, आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आपने इस फॉर्मूले में रखा 2 इंटू एन की जगह आपका क्या हो जाता है, फॉर अ फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के लिए आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, 2 इंटू, आपको पता है फर्स्ट n इक्वल टू 1 एंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि जो पहली शेल आपकी है वो 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकती है। सेकंड शेल के लिए हम ऐसे ही इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 2n स्क्वायर, 2 इंटू एन की जगह आप 2 रखोगे बिकॉज आप सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर रहे हो, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 एंड 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, सेकंड शेल में आपके मैक्सिमम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। उसी तरीके से थर्ड शेल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि फर्स्ट शेल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में आपके 18 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ शेल में n की जगह आप 4 रखोगे, 2 इंटू 4, तो यानी कि ये आपके हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपकी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन एंड फोर्थ शेल में आपके 32 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो बोहर थे, नील्स बोहर थे, उन्होंने आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि शेल्स कितने इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर सकती है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ये रख सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन एटम है, चलो आप कार्बन से स्टार्ट करोगे, कार्बन 6, आपको पता है एटॉमिक नंबर, आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी न्यूट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आपको पता है फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं, 6, 2 एंड सेकेंड शेल में कितने बचे हुए हैं, 6 में से 2 यहाँ आगे और आपके बचे हैं 4, तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4। उसी तरीके से नाइट्रोजन 7, तो फर्स्ट शेल में 2 एंड बाकी कितने बचे हैं 5। ऑक्सीजन का 8, तो आपका 2 एंड 6। उसी तरीके से फ्लोरीन 9, तो फर्स्ट शेल में आपके प्रेजेंट होंगे 2 एंड सेकंड शेल में आपके प्रेजेंट होंगे 7। उसी तरीके से नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका होगा 2 एंड कितने बचे हैं 8। तो इस तरीके से यानी कि फर्स्ट शेल में, कार्बन की फर्स्ट शेल में आपके प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में आपके होंगे 4 इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कंप्लीट हो गए, तो नंबर ऑफ शेल भी आपकी क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। यानी कि कार्बन एटम हैव अ 2 ऑर्बिट्स, यानी कि कार्बन एटम्स के पास आपकी 2 शेल्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और सेकंड शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से नाइट्रोजन में फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन और फाइनल शेल में आपके कितने होंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये था आपका नील्स बोर मॉडल, जिसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्कस किया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया एंड हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन इन एटम, एटम में आपके इलेक्ट्रॉन किस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इस चीज को भी इसमें अच्छे से डिफाइन किया, बिल्कुल फाइनली डिफाइन किया।
तो ये सारी चीजें आपके नील्स बोहर के मॉडल के अंडर आती हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Thank you so much for watching my video and please like, share and subscribe my channel.